पार्टी को मैं अपनी माँ मानता हूँ और पार्टी के साथ कभी छल करना भी गद्दारी जैसा है। तो जिस माँ की परवरिश में हम लोग पले हैं वो भाजपा है और कर्मठता, समर्पण और निष्ठा हमारा ध्येय है। कितनी बिजली आती थी आपके समय जो आप हमसे बिजली का बिल पूछ रहे हो? 3 घंटे 4 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज तो बिजली बहुत आती है। हमने हर वो काम करे, लोगों के दिलों को जीतने का काम करा। पुष्कर सिंह नामी, सूचबूर का भी हर चीज में बराबर की पकड़। ऐसा नेता जिसको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कभी भी मुख्यमंत्री आवास का, देहरादून मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल्स का कोई भी मुंह नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवर शांति का बेहद ही खास पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जो है राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी जो है भाजपा नेता है, साथ ही पूर्व राज्य दर्जा मंत्री भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल में नैनीताल जिले के प्रभारी के साथ साथ विधानसभा की प्रत्याशी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सर, पहले बीजेपी पार्टी और उनके कामों के बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो राजनीति का सफर शुरू किया वो कब शुरू हुआ और कहाँ से? मेरा सफर जो है राजनीतिक, मैं वर्ष 2002 और 3 में भाजपा डिग्री कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष था और मैं जो हमारा संघ परिवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं संघ की शाखा के बाल्यकाल से जाता था और हमारे जो यहाँ के पूर्व विधायक अरविंद पांडे जी, हम लोग लगातार उनके लिए काम करते थे, संघर्ष करते थे। नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर विधानसभा तक का सफर, उसमें हमने काम किया, लगातार काम किया और ये सफर बहुत छोटा नहीं है, ये सफर बहुत लंबा है। लंबा इसलिए भी कह सकते हैं कि 2002 से जो सफर मैंने तय करा छात्र संघ अध्यक्ष से नगर प्रमुख विद्यार्थी परिषद, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा, जिला मंत्री युवा मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, जिला महामंत्री युवा मोर्चा 2012। उसी समय मेरा तृतीय वर्ष भी हो गया था 2011 के समय। 2012 में मैं जिले का भाजपा का युवा मोर्चे का महामंत्री था, तो मैंने विधानसभा का चुनाव। फिर जब मैं भाजपा का जिला मंत्री बना, जिला मंत्री के बाद में जिला महामंत्री भाजपा रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी का एससी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा। एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के बाद में प्रवक्ता भाजपा उत्तराखंड रहा, उत्तराखंड राज्य मंत्री रहा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में, और आज मैं जो है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा पहले, और अब मुझे भाजपा ने जिला प्रभारी नैनीताल का जो है दायित्व दिया है। इस दौरान मैंने 2012 का चुनाव लड़ा और जो 2012 का चुनाव था, 2007 से बाद हमारी सरकार थी और मेरे सामने जो नेता थे आपके सामने हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रोफाइल बड़ा है और फिर उन्होंने दल बदल करा। 2017 में लगभग मेरा टिकट तय था, मैंने बहुत संघर्ष किए, मगर क्या था कि मुझे जो चुनाव लड़ने का अवसर मिला वो सरकार के साथ मिला, और कई बार जो सरकार के साथ जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो है एंटी इनकम्बेंसी का भाव ज्यादा आता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी से सब लोग खुश नहीं। अगर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय से भारतोदय कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी आगे लाने का काम किया, और जो मेरा 2012 का चुनाव था, मैं 14,000 वोटों से पिछड़ा। 17 में दल बदल हुआ और जो नेता आज यहाँ पे है उनको मुझे चुनाव लड़ाना पड़ा, क्योंकि मैं पार्टी को मैं अपनी माँ मानता हूँ और पार्टी के साथ कभी छल करना भी गद्दारी जैसा है। तो जिस माँ की परवरिश में हम लोग पले हैं वो भाजपा है और कर्मठता, समर्पण और निष्ठा हमारा ध्येय है। नो डाउट पार्टी जो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और दल द्वितीय स्तर पे आता है और हम व्यक्ति तीसरे पायदान पे आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है एक पहचान है, नेशन फर्स्ट। हम लोग लगे 2022 में मैंने एक जिसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो नेता थे वो भाजपा में ही थे, फिर उन्होंने दल बदल कर दिया और मैं मात्र 4 महीने में चुनाव लड़ा और चुनौतियां, क्योंकि ये बाजपुर जो है एक किसान बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे 6000 एकड़ जमीन का मामला था। 6000 एकड़ जमीन के बाद से कहें तो फिर किसान आंदोलन भी चरम पे था, और चूंकि माइनॉरिटी बहुल्य भी है, 36,000 हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं, हम दिन रात
उनके लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के दिन रात काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम उनके दिलों में अपनी जगह नहीं है। यही मुड़िया है पास में, 4000 मतदाता है हमारी पार्टी को जो है 27-28 को वोट, जबकि हमने योजनाएं देने में कोई भेदभाव नहीं। तो वो कठिन चुनाव था मेरा, और मैं 1456 यानी 750 वोटों से चुनाव मेरा जो है वो रह गया। मगर उसके पीछे भी एक बड़ा वो है, कई मतदाता ऐसे हैं जो 10% ऐसे हैं वो सोचते हैं कि भाई हम विनिंग कैंडिडेट को, तो जो मेरे सामने जो चुनाव लड़े उनका प्रोफाइल थोड़ा मेरे से हैवी वेट हो, और फिर जब वो चुनाव लड़ते हैं 12 में भी चुनाव लड़े, तो उन्होंने ये कहा कि वो सीएम कैंडिडेट है, उनके जो समर्थक हैं वो एक र्यूमर्स फैलाते हैं जनता के बीच में। वो कहते हैं कि इन्हें चुनाव लड़ाएंगे, ये जीतेंगे तो ये सीएम बनेंगे। बार बार सीएम का रोना चलता है, 2022 में भी चला, और आप समझ सकते हैं कि जब जनता के बीच में जाके ऐसे र्यूमर्स चलते हैं, तो एक प्रोफाइल भी थोड़ा हैवी वेट है, तो होता क्या है कि थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट राजनीति में CCC पे काम चलता है, कई लोग कंफ्यूज भी करते हैं, कई लोग करप्ट भी करते हैं, कई लोग कन्विंस भी करते हैं, तो मैं उनको कन्विंस नहीं करता। और इन्होंने कंफ्यूज भी करा और इन्होंने जनता को करप्ट भी करा, क्योंकि मेरा चुनाव बहुत धनवान नहीं हूँ, मगर मैंने जो पूंजी कमाई है, जनता ही मेरी पूंजी है, भाजपा की महान जनता ही मेरी ताकत है, और मैं कभी बैठा नहीं, कभी भी नहीं बैठा। और मैं अभी कोशिश करता हूँ सबका दुख सुख का साझेदार बनूं, और आगे की चुनौतियों को स्वीकार कर रहा हूँ। वो चुनाव भी मेरा सरकार के साथ ही था, हम सरकार में थे और इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद भी मेरा जो परफॉर्मेंस है, जो भाजपा की जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक निश्चित रूप से नहीं चुना गया, मगर मैं अपने आप को विधायक से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। तो सर कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि इस स्तर पे बीजेपी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन। हाँ, मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि देखिए पार्टी का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए जो व्यक्ति जिसका प्रोफाइल इतना बड़ा है, तो मार्जिन क्या है, मार्जिन क्या है, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। और आप मान के चलो तो असहजता, जो यहाँ जीते हुए कैंडिडेट हैं उन्हें भाजपा लाने में असहजता लगती है कि मैं कितने कम वोटों से जीता। वो इत्तेफाक है, एक झूठ है। जैसे आपका इतना लंबा सफर है, छात्र राजनीति से आप जुड़े हो, तो तब से लेके अब तक ऐसा कोई समय आया जब आपको लगा कि आपको ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मेरे को देखिए, जो राजनीति का बाजारीकरण होता है ना, तो वहाँ उथल पुथल होती है। मैं तो आपके सामने ऑन कैमरा बहन बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैंने भाजपा में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे निराशा लगी। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने मुझे याद करा मैं वहाँ खड़ा हूँ। मैंने 1 रुपए की रिश्वत कह रहा हूँ, रिश्वत 1 रुपए की मिली, 1 रुपए की दलाली नहीं। कोई भी पूरे भाजपा में कह दीजिए राजेश भाई को तो मेरा लेन देन है। मैंने ईमानदारी से, राजनीति मेरा शौक है, मजबूरी है, और जब मैं ईमानदारी से काम करता हूँ तो ईश्वर मेरी मदद करता है, ईश्वर मेरे साथ, भाजपा की महान जनता मेरे साथ है, जिसने कभी भी मुझे मायूस होने नहीं दिया। बाकी तो क्या है, विधायक बनना कोई लक्ष्य नहीं है, पार्टी जिसे टिकट देती है हम लोग उसके साथ। इन्हें 2017 में टिकट दिया तो मैं पार्टी के लिए कभी समस्या नहीं थी, मैंने समाधान बन के अपनी पार्टी के लिए काम किया और इनको जिताया 2017 में। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, एक सर्वे कर लीजिए 2017 का, कि वर्ष 2017 में जब ये दल बदल करके आए थे तो हमारा निष्ठा, समर्पण और कर्मठता थी कि परिणाम हमारे पक्ष में आया। हमारी पार्टी ने इन्हें वो सब कुछ दिया जो चाहिए था, मगर इन्होंने 2017 से 22 तक यहाँ पे कार्यकर्ताओं को भी छला और जनता को भी छलने का काम किया, क्योंकि वो कहते थे मैं मंत्री हूँ मगर मेरी सुनवाई क्यों नहीं, सब जगह होती है। आज भी कोई विकास कार्य होते हैं तो ये कहते हैं, पहले तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, सुनवाई नहीं है, फिर जैसे ही कुछ स्वीकृतियां मिल जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिना भेदभाव के हम सारे काम करेंगे, 10 करोड़ का बजट का भी प्रावधान है, वो काम होते हैं और अदर भी होते हैं। हमने कई सड़कें भी पास कराई, मगर इनके समर्थक या ये लोग तुरंत उसका श्रेय लेने की कोशिश करते। तो मेरा कभी ऐसा दिल नहीं टूटा, मैं मतलब कि मैं सामाजिक बन के रहना चाहता हूँ। अब कहते हैं ना कि मैं इस पे आश्रित हो चुका हूँ, मेरा मन नहीं लगता। अगर फोन ना, जैसे अगर फोन है, अगर वो साइलेंट रहे तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या बात है,
जब फोन बजता है तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में काम करता हूँ। जब मुझे लोग रात में जगाने आते हैं, रात में मुझसे अपनी समस्या बताते हैं, वो सुबह शाम मेरा दरवाजा खुला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबसे उठ के, चूंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम भी जनता के बीच में चलते हैं, वो कहते हैं चले साथ साथ बढ़े साथ 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 आए और कदम मिलाएं, ऐसे करके काम कर रहे हैं। हमने चुनौतियों को स्वीकार किया। अभी आपके सामने 2024 का चुनाव था, हमने चैलेंज करके, ऑन कैमरा चैलेंज करके, आदरणीय राजनाथ सिंह जी 14 मार्च को काशीपुर में एक जनसभा में आए थे, और मैं आपके सामने भी कैमरे पे गया और मैंने वहां से चुनौती दी थी कि आप इधर उधर घूम रहे हैं, बाजपुर में अगर कांग्रेस हार के जाएगी तो क्या जवाब देंगे आप? निश्चित रूप से आप लोग मेरी हार का तो आकलन करते हैं। अभी भी नगर पालिका के चुनाव में हमारे 3 बागी लड़े, मतलब 2 बागी लड़े, कोई परफॉर्मेंस हमारा इतना बुरा नहीं है। क्या है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब जिसे मौका मिल गया मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब मैं नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव हरा के जाता हूँ, कांग्रेस में जब ये लड़ते भी हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, शहर के महान मतदाता मुझे जिता के भेजते हैं 800 900 1000 वोटों से, आपका दृष्टि उस पर नहीं जाती। अच्छा ये बताइए कि मैं बन क्या गया कि मेरे खिलाफ माहौल है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ पे नगर पालिका का अध्यक्ष कांग्रेस का है, ठीक है, यहाँ ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का है, यहाँ पे विधायक कांग्रेस का है, दिग्गज 12-13 साल से यहाँ की सत्ता को संभाले हुए हैं, मगर फिर भी मैं हर विपक्ष के वार को संभालता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ। आज भी हमने अभी जिला खनिज से हमने जो है बाजपुर शहर में जो जल भराव की समस्या थी, हमारी पैरोकारी है, लगातार हमारी पैरोकारी है कि बाजपुर में जल भराव की समस्या से हम लोग गुजरते हैं, तो हम सब इन चीजों में लगे हुए हैं। अच्छा हम पे कुछ भी नहीं है तो सारे आरोप हम पे हैं। हम पे एक सांसद है, 14 विधानसभा है, 5 करोड़ रुपए है, जो हैंडपंप यहाँ पे मान के चलिए 50,000 का लगता है, वो पहाड़ में 2 लाख का लगता है। वहां पर कितना कठिन जीवन है, और उसके बावजूद हमारे जो सांसद हैं उनका इतना प्रवास है यहाँ पे, ये लोग पूछते हैं, अरे वो किसी के भी दुख सुख में लगातार यहाँ पे रहते हैं। और सबसे बड़ा काम उन्होंने दलगत राजनीति से हटके, वहां पे हिंदू जाता, मुसलमान जाता, सिख ईसाई सब जाते हैं, कांग्रेस भाजपा बसपा सब जाते हैं। सरकारी अस्पताल को उन्होंने धन आवंटित किया है, आधुनिक मशीनें दिलाने का काम किया है, ऑक्सीजन का जो वहां पर ऑक्सीजन का वहां वो बना हुआ आएगा, ऑक्सीजन के लिए जो लास्ट टाइम कोविड आया था तो उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। तो बहुत सारे काम हमारे सांसद जी ने करे हैं, मगर इन्हें दिखते नहीं है, तो मैं तो सामना कर रहा हूँ। और ईश्वर की कृपा मेरे पे है, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे पे है, बाजपुर की महान जनता का मेरे पे आशीर्वाद है। मैं कभी निराश नहीं हुआ। निराश तो मैं उस दिन भी नहीं हुआ था 2022 10 मार्च को, जब मैं मात्र 750 वोटों से हार गया। और मैं प्रधानी का चुनाव नहीं हारा, मेरे लिए भविष्य के बहुत सारे दरवाजे खुले हुए थे, मगर यहाँ व्यवस्था नहीं थी, आत्मिक व्यवस्था नहीं थी। मैंने ईमानदारी से आज तक काम किया है। हमने उस दिन भी अपनी हार को पार्टी की जीत पे हावी नहीं किया, हमने पार्टी की जीत में, हमने बाजार में जाकर के पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए। एक एमएलए का प्रत्याशी 750 वोटों से, उत्तराखंड के दिग्गज नेता से मात्र मैं जीतते जीतते हार गया। और अगर आप माने वो हारते हारते जीते, कोई बात नहीं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। जैसे आपने सरकारी अस्पताल का जिक्र किया, हाँ। अभी कुछ दिन पहले एक महिला की सांप काटने से मौत हुई, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि डॉक्टर के लेट आने की वजह से ये हादसा हुआ। तो इस पर अभी क्या कार्रवाई हुई या आपके स्तर पर कोई कार्रवाई की गई? हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी 1 हफ्ता पहले देहरादून में थी, जिसका संज्ञान मैंने माननीय मंत्री को दिया है। अब चूंकि क्या है, देखिए विषम परिस्थितियों का भौगोलिक स्थिति जो है ना, इसकी इस प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग है, कोई आना नहीं चाहता। आप समझो ना, कोई एमबीबीएस बन गया, सरकार की एक सीमित जो है तनख्वाह है, मान के चलो, और वो यहाँ आना ज्वाइन नहीं करना चाहते। हम लोगों ने तो खुले ऑफर दे रखे हैं, आप लाइए, हम इन्हें हटाते हैं, ज्वाइन करा देंगे, हमारी सरकार कह रही है। फिर भी पहले से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन हुई है, ऐसा नहीं है, पहले से बेहतरीन हुई है। और निश्चित रूप से जो लास्ट टाइम वाला ये एपिसोड है, ये बहुत गलत है, जिसका संज्ञान हमारे मंत्री जी ने लिया, उस पर विचार करें। सर, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी रुकने का नाम नहीं ले रहे, कई युवा बेरोजगार है, लेकिन उसके बाद अगर हम जॉब की बात करते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल हो गए या और भी कई जगह है जहाँ पे भर्ती नहीं हो रही है, वहाँ पे पोस्ट खाली है, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं हो रही है, तो इसका कारण नहीं, 24,000 भर्तियां धाकड़ धामी जी की, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में, तो बिना रिश्वत के हमने सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लाया है। और आप जनसंख्या नियंत्रण की
तरफ बात कीजिए ना, जनसंख्या कहाँ पहुंच गई। आज भी आप अगर जाएंगे भारत के सारे मानक निकालिए, चेक कीजिए, तो मुश्किल से 3 करोड़ या 4 करोड़ सरकारी नियुक्तियां मिलेंगी पूरे भारतवर्ष में। मगर आबादी 1.5 अरब है और सबकी इच्छा है कि सरकारी नौकरी मिले। हमें काम करने कहाँ देते हैं विपक्ष। मेरी समझिए क्या है कि विपक्ष तो चाहता ही है कि वो विरोध के लिए विरोध करे। आप एक बात बताइए, हमने अग्निवीर लाई, अग्निवीर में जहां हम 1000 युवाओं को रोजगार देंगे और प्रॉपर वहां पर हम मात्र 200 सैनिकों को देंगे। आप मेरी भावनाएं समझिए कि अगर हम प्रॉपर 200 सैनिक भर्ती करते हैं तो उनपे जो वित्तीय भार आ रहा है और अग्निवीर के द्वारा वो कम से कम 1000 लोग। अच्छा, अग्निवीर की भर्ती जब युवा बहकने वाली स्थिति होती है, युवा अवस्था होती है, किशोरावस्था, आपको पता है कितना दिमाग जो है उस समय विचलित होता है युवा का। तो मोदी जी ने अग्निवीर योजना इसलिए निकाली कि एक तो युवा नशाखोरी से बचेगा, नशाखोरी से बचता है तो एक वो शारीरिक मानसिक रूप से, यानी उसका शारीरिक रूप से वो बलिष्ठ होगा जब वो अग्निवीर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि माँ बाप टोकेंगे, वो सुबह उठेगा, नशे की लत में नहीं रहेगा, वो अपना शारीरिक करेगा, व्यायाम करेगा, हाँ, तो वो नशे से बचेगा। दूसरा क्या होगा, जब वो अग्निवीर बन जाएगा, जब 4 वर्ष वो देश के उन कोनों पे घूमेगा, वो देश की आंतरिक बाहरी शक्तियों का उसे पूरा ज्ञान हो जाएगा, उसका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा और उसको जो है 25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, खाना उसे हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और उसके बाद उसका बीमा भी है। मान के चलिए अगर उस दौरान उसकी मौत हो जाएगी तो बड़ा पैकेज है, और उसके बाद जब वो वापस आता है तो 12 या 13 लाख रुपए और मिलते हैं। तो मात्र 4 साल लगा के एक ग्रेड का ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास वो प्रतिभा संपन्न है। अग्निवीर कोई सामान्य योजना नहीं है। एक गरीब परिवार के बेटे को अगर 12-15 लाख रुपए और उसका मानसिक स्तर भी बहुत ऊंचा हो जाए, शारीरिक भी बहुत अच्छा हो जाए, तो बताइए इससे बढ़िया क्या है। मगर क्या है, दुर्भाग्य है। अच्छा, ये सारी व्यवस्था हमारी में से कर दो, बताइए क्या नहीं दिया हमने। आपको पता है भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे कोविड के समय में पूरे देश के लोगों को सुरक्षित करके कोविड वैक्सीनेशन हुआ, पूरे देश में कोई भी नहीं। आज दुनिया जो है सारी चीजें करती है। आज हम आयुष्मान के द्वारा, पहले इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे, अनाज के अभाव में लोग मर जाते थे, अब करें क्या। जब इस चीज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि पे भी काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। अब देखिए हमने आत्मनिर्भर बनाने का काम, आत्मनिर्भर बनाने का, नौकरी देखिए आज युवा, अभी देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो होम स्टे वाली योजनाएं हैं, आज रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। अब एक बात सुनिए कि देश के अंदर 1.5 अरब आबादी है, 1.5 अरब आबादी में से मान के चलिए 50 या 60 करोड़ 70 करोड़ तो युवा ही हैं। इतनी नौकरियां हैं सरकारी, इतनी नौकरियां नहीं है, मगर फिर भी इतनी नौकरियां नहीं है तो उनके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है वो रोजगार परक शिक्षा। जैसे बाजपुर में 20 गांव की जमीन काफी समय से चल रहा है, समस्या है जो बनी हुई है, जनता को आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, तो जनता को इस चीज से निजात करना। तो देखिए मेरी बात को सुनिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी इस समस्या का समाधान किया। ये प्राइवेट व्यक्तियों की लड़ाई है जो सरकार पे आती है। पहले रंजना राजगुरु जी ने आदेश पारित करा, सबको शक्तियां मिल गई, मगर जो सूद परिवार था वो कोर्ट में चले गए, मगर दोष किस पे, हमको। इस बाजपुर की भूमि का 6000 एकड़ भूमि का अगर सबसे ज्यादा जीवन में खामियाजा, सबसे ज्यादा अगर बैकड्रॉप पे कोई आए ना, उसका इकलौता उदाहरण राजेश कुमार। अगर ये समस्या नहीं होती तो शायद मैं आज दूसरी व्यवस्था में होता, मैं विधायक भी होता, हो सकता है मैं उससे आगे भी होता। तो इस दर्द को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैंने हमेशा ही इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है, वो राजस्व परिषद में है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, उस समस्या को पालते हुए समाप्त। उन्होंने कमिटमेंट करा है गुरु ग्रंथ साहब के सामने काशी। समय निकल रहा है, समाधान का वो दिन भी आएगा जब हम वहां बैठेंगे और इस समस्या का समाधान इसी सरकार में, इसी मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थायी निकाला जाएगा कि कभी भी इस समस्या को फिर दोबारा उजागर न किया जाए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता। हमारे मुख्यमंत्री जी को 4 साल जो उनका कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पुष्कर सिंह धामी सोच दूरगामी, हर चीज पे बराबर की पकड़,
ऐसा नेता जिसको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कभी भी मुख्यमंत्री आवास का, देहरादून मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल्स का कोई भी मुंह नहीं रहा। वो सुबह कहीं शाम कहीं, जहां समस्या बड़ी है वहां धामी सरकार खड़ी है। आप मुझे बताइए, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और नकल जैसे ये जो जिहाद थे इतने बड़े पैमाने पे, 1 रुपए की रिश्वत नहीं लग रही। आज बच्चे 3-3, 4-4 नौकरियों के कॉलेक्टर्स हैं, जिसमें प्रतिभा है वो पीछे नहीं। और चूंकि मैं अनुसूचित जाति समाज से बिलोंग करता हूँ, मैंने तो देखा हमारे समाज के लोगों को बरगलाया जाता है। हमारे समाज के लोग जो हैं वो केवल अधिकार की बात करते हैं। तो क्या केवल अधिकार की बात होगी देश के लिए? है? एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श नागरिक का धर्म ये भी है कि वो अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य, नैतिक कर्तव्यों को भी ना भूले। सरकार ने हर वो काम करा है। पुष्कर सिंह धामी जी की जितनी प्रशंसा की जाए, युवा हैं और सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, प्रशासनिक पकड़ कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से काम होंगे, जनता के बीच में कैसे होने चाहिए, विपक्ष के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा करा। आज मैं बाजपुर में रहता हूँ, उन्होंने अपनी सरकार का कहाँ दुरुपयोग कर लिया, कितने लोगों पे मुकदमे लिखवा दिए। हम जब थे ना विपक्ष में, तो आप चले जाओ सूचना के अधिकार में, आप थाने के रजिस्टर पलट होंगे, हम घर में होते थे, हम पे मुकदमे दर्ज होते। तो ये जो संविधान की हत्या और धामी सरकार शोषण कर रही है, तो ये जो बोलते हैं ना, इन्हें कहा जाए कि ये जरा आईना देखें, हमें ना दिखाएं। जैसे पार्टी की कोई नेता की जैसे बयानबाजी, कभी पार्टी पे उसका असर पड़ता है, जैसे कि गलत इमेज बनती है, छवि बनती है, या फिर उस पर कोई कार्रवाई होती है? हाँ, क्यों नहीं होती? आपके सामने है, हरिद्वार के हमारे विधायक जी की वजह से जो है पार्टी की जो छवि धूमिल हुई, उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने बोला ना, हमारी पार्टी विद डिफरेंस। अभी वहां पर क्या कहते हैं, एक कार्यक्रम में अखिलेश जी ने बोला कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, तो हमारे अमित शाह जी ने कहा कि हमें 1.5 अरब लोगों में ढूंढना है और आपको तो परिवार में ढूंढना है। यहाँ तो जो कतार में खड़ा पिछला व्यक्ति वो कब शासन पे आ जाए, कभी छुपा है क्या? बताइए ना हमें। आज हमने महिलाओं को सम्मान देने के लिए, मैं देखिए, विपक्ष कितना भी एक हो जाए, कोई कितना भी एक हो जाए, मोदी जी को लोगों ने स्वीकारा है, दिल से स्वीकारा है। हमने प्राइमरी लेवल की समस्याओं को दूर करके लोगों के दिलों में जगह। आप ये बताइए, लोगों के बैंक के खाते नहीं थे, बीमा की व्यवस्था नहीं थी, सड़क पे आदमी की मौत हो जाती थी, उसकी कोई कीमत नहीं थी। सड़क दुर्घटना बीमा, जीवन ज्योति बीमा, लोग इलाज के अभाव में जान दे देते, महिलाएं आंसू पोंछ करके खाना बनाती। आज लोग कहते हैं बिजली का बिल आ रहा है। अरे मैं आपसे कहता हूँ, बिजली कितनी आती थी आपके समय? कितनी बिजली आती थी आपके समय जो आप हमसे बिजली का बिल पूछ रहे हो? 3 घंटे 4 घंटे बिजली नहीं आती थी। आज तो बिजली बहुत आती है। हमने हर वो काम करे, लोगों के दिलों को जीतने का काम करा। आप तो खुद नारी हैं, आप बताइए, 2014 से पहले गर्भ में लड़का है या लड़की है उसकी जांच हो जाती थी, है? और लड़की होना ही पाप होता था, आने से पहले मार देते थे। आज मोदी जी ने सख्त कदम उठाए हैं और वो सख्त कदम ऐसे हैं कि आज बेटी लिंग की जांच नहीं हो सकती। उससे पहले संख्या का क्या अनुपात था जनसंख्या का? लड़कियां कम और लड़के ज्यादा, यानी लिंग अनुपात बिगड़ गया था। अब इस चीज को लोग नहीं समझेंगे ना। जहां 1000 लड़कों पे विवाह करना है, जहां 850 बेटियां होंगी, जब ये संतुलन बिगड़ जाएगा तो समाज में स्थिरता तो फैलेगी ना। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजनरी नेता, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, करोड़ों बेटियों को बचाया, महिला समूह बना करके बहनों को रोजगार दिया, आत्मनिर्भर बनाया और विश्व में अपनी ताकत को उन्होंने जो है दिखाया। और आज एक गोली का जवाब गोली से देंगे, हम दे रहे हैं। और आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर है। विश्व में जब जो कभी हम मांगते थे, आज हम देने की स्थिति में हैं। कभी हम लोग हथियारों से कमजोर थे, आज हम खुद लेके हथियार बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, ये मेरा दावा है। और बाजपुर विधानसभा से कमल खिलेगा, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जनता ने मन बनाया। जनता ने मन बनाया। जब ये 3 बार बन करके जनता का दिल नहीं जीत पाए, तो इस बार तो आरक्षण का अंतिम चुनाव है, ये पलटेंगे ही नहीं। जनता को सब पता, पलटेंगे नहीं।
ये सीएम के सपने देख रहे हैं। सीएम तो तब बनेंगे ना विधायक बनेंगे, सीएम तब बनेंगे जब विधायक बनेंगे। तो बाजपुर की जनता सब कुछ जानती है, कितनी आवाज उठाते हैं, केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं। चीनी मिल की समस्या चल रही है, ठीक है, मैं सरकार का आदमी हूं, आप नेता प्रतिपक्ष हो ना, क्यों नहीं करते हैं बात? आपने अपनी जिम्मेदारियों से दूर होना है और हमने समस्याओं को समाप्त किया है। अभी वेतनों का मामला है, वो कोर्ट का मामला है, मगर हम फिर भी अभी धामी जी से मिले हैं और हमने जो मृतक आश्रित थे इसमें 2 प्रकार थे, एक सीजनल और एक परमानेंट, तो हमने दोनों को नियुक्ति दी। तो निश्चित रूप से सौरभ भैया ने और सबने जो है समस्या को समाप्त किया। पहले आप गन्ने के भुगतान के लिए लोग ताली बजाते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते थे। आज हमने बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की पेमेंट कर दी, थोड़ी बहुत बची है उसके लिए भी कर रहे हैं। ये थोड़ी व्यवस्था, क्योंकि हमारे पे भी स्थायी जीएम और थोड़ी ये आचार संहिता की वजह से दिक्कतें आई हैं, इसको भी हम समाप्त करें। पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है, पंचायत चुनाव का लोग काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसमें काफी टाइम भी लगता है। तो अब जैसे पंचायत चुनाव हो गया और इसको इतना टाइम भी लगा और फिलहाल इसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारी है। मैं एक विषय पे और काम करता हूँ। मैं प्रदेश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव पे भी काम करता हूँ। हम देश के अंदर 56 लोग हैं। शिवराज सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और अभी वो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं कृषि, तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, जब एक राज्य एक चुनाव होगा तभी तो एक राष्ट्र एक चुनाव, थोड़ा सा तो मेंटेन करना पड़ेगा। और दूरदर्शिता है धामी जी में, और निश्चित रूप से हम लोगों ने कोविड के समय में जो भावनाएं थी जनता के लोगों की, जो चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने काम नहीं करा, निश्चित रूप से सरकार को एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, मगर सरकार ने अपने हाथ में वो उनके प्रति करुणा भाव रखा कि इन प्रधानों को, इन बीडीसीओ को, इन जिला पंचायत सदस्यों को, इन जिला पंचायत अध्यक्षों को वास्तविकता में काम करने का कम अवसर मिला है। उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के हमने उनको समय दिया है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप मंत्री कब बने? नहीं, मैं देखिए पार्टी में कुछ भी फिक्स नहीं है, मांग के कुछ भी नहीं मिलता। हम कर्म प्रधान पार्टी के लोग हैं। अगर मैं काम करूंगा मेरी पार्टी देगी, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्र। मैं एक गरीब परिवार का बेटा, मेरी पार्टी ने मेरा कितना मान सम्मान करा है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे को इतना मान सम्मान मिला है, तो ये मेरी पार्टी की देन है। मैं मंत्री ना हो के भी मंत्री हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, मुझे बहुत संतोष है, और हम मांगने वाले नहीं, हम काम करने वाले हैं। और इतना भी पता है कि मेरी पार्टी काम करने वालों को कभी नजरअंदाज नहीं करती है। यहाँ मांग के कुछ नहीं मिलता, यहाँ काम करने से सब कुछ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास बातचीत राजेश जी के साथ। ऐसे ही और खास बातचीत देखने के लिए देखते रहिए पर्वत शांति। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।